हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर उर्मिला शुक्ल की लिखी हुई कहानी चुटकी भर माटी। डॉक्टर उर्मिला शुक्ल ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री विमर्श को समृद्ध किया है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हीथ्रो एयरपोर्ट पर विमान का इंतज़ार करती ज़ेनी ऊब चली थी। विमान और लेट होता जा रहा था। लोगों ने चेताया भी था कि इस एयरलाइंस से मत जाओ, लेकिन लखी सर ने इसी एयरलाइंस की सलाह दी। उसे लखी सर का वो कथन याद हो आया, तुम हमारा अपना देश का एयरलाइंस से जाना, इसका दो फ़ायदा होएगा। एक, उसमें इंडियन ज़्यादा होगा तो तुमको सफ़र में ही इंडिया को समझने का मौका मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा, लेट लतीफ़ी झेलने का आदत पड़ जाएगा। कहते कहते उनके चेहरे पर मुस्कान डोल उठी। उस कहन में औरों की तरह इंडिया को लेकर कोई तंज नहीं था, एक गुली गुली सा अपनापन था। लोग कुछ भी बोले, लेकिन हमारा इंडिया का जवाब ना आए। हमारा देश का माटी माटी ना आए, चंदन माफिक है। तभी तो कहता मैं, सबको इंडिया जाना चाहिए। हमारा इंडिया माफिक कोई कंट्री ना आए। जेनी ने देखा, लखी सर की आंखों में पल भर को एक चमक उभरी और तत्काल बुझ गई। और मैं कितना अभागा अपना देश छोड़ के, और यहाँ सोचता मन अतीत की याद कर अकुला सा उठा। आंखों में नमी सी छलक आई। फिर, जेनी, मेरा देश में गुरु दक्षिणा देने का चलन है। तुम मेरा खातिर बाबों से माटी मांग के लाना, चुटकी भर माटी। वही मेरा गुरु दक्षिणा होएगा। लाएगी ना तुम? यस सर, मैं लाएगी। तुम्हारा गुरु दक्षिणा तुम्हारे लिए लाएगी, चौथकी भर माटी। मैं जाएगी, ज़रूर जाएगी तुम्हारा गांव। जेनी ने आश्वस्त किया। एक बात और, कहा। फिर कुछ देर खामोशी रही। फिर, तुम मांदरी से ज़रूर मिलना। जेनी ने देखा, मांदरी को याद कर लखी सर की आंखों में लाल डोरे लहक उठे। अब उनके होंठ तो खामोश थे, मगर आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। जेनी ने उनके मुख से नाम कभी नहीं सुना था। यही नाम नहीं, उसने तो कोई भी नाम नहीं सुना था। जाने क्या बात थी कि वो कभी अपने गांव और अपने लोगों का नाम ही नहीं लेते थे, लेकिन कभी कभी अपने कमरे में बंद हो जाते। फिर आर्ट सेंटर मांदर की थाप से भर उठता। तब मार्गरेट बहुत नाराज़ होती। उसे लखी सर का यूँ भावुक होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी उनका अतीत उन्हें अपने घेरे में घेर ले। लेकिन अतीत, उससे मुक्त हो पाना कब संभव हुआ है? सो वो अक्सर लखी सर के सामने आ खड़ा होता और उनकी आंखें नम हो उठती। फिर तो मांदर ही एकमात्र उनका सहारा होता और वो मांदर की थाप में अपने को डुबो देते। फिर जब बाहर आते तो एकदम लस्त पस्त, मानो किसी यातना गृह से बाहर आए हों। लेकिन वहाँ उनकी उस यातना से किसी को कोई सरोकारी कहाँ था। बस जेनी ही थी जो उनकी व्यथा से अकुला उठती थी। सो उसकी हमदर्दी से लखी का मन भी खुलने लगा। और आज तो, जेनी, मांदरी तुम्हारी माँ है, गुरु माँ, कहा। फिर शब्द छितरा गए और देर तक खामोशी ही डोलती रही। फिर बहुत देर बाद छितराए शब्दों को बटोरा और, तुम मेरा तरफ से माफ़ी मांगना, उसका माफ़ी बिना मैं जी नहीं सकेगा, कहती आंखें और मन दोनों छलक उठे। आज लखी ने जेनी के सामने अपने मन का वो कपाट खोल दिया जिस पर अब तक ताला जड़ रखा था। जेनी को विदा कर लौटते लखी की गाड़ी घड़वा आर्ट सेंटर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मन तो पैर पीछे मुड़ चले थे। सो मन 30 साल का फासला तय कर जा पहुंचा अपने गांव हांदापाड़ा, लखमा का गांव। साल वृक्षों से घिरा एक सुंदर द्वीप ही था उसका गांव। जंगल तो सुंदर था ही, मगर उस हरित द्वीप को और भी सुंदर बनाता था वो जलप्रपात, जो उसके गांव ही नहीं पूरे दंडक वन की शान था। उसकी फेनिल धाराएं, उन धाराओं पर मंडराते वो बादल, उस सौंदर्य की तो कोई मिसाल ही नहीं थी। बारिश के मौसम में तो उसकी छवि देखते ही बनती थी। लगता आसमान से धरती तक जल का एक खूबसूरत वितान सा तन गया हो। उसे देख लखमा का मन पुलक उठता। पहाड़ की चोटी से छलांगती धाराओं को देख उसे लगता मानो वे मांदरी नृत्य कर रही हों। उन्हीं धाराओं संग अटखेलियाँ करता था उसका जीवन।
तब उसके जीवन में जंगल थे, नदी थी और थी मिट्टी। वो मिट्टी जिसमें थी नेह की नमी, उसी नेह में तो पगा था उसका परिवार। परिवार जिसमें उसकी यायो अर्थात माँ थी, बाबू अर्थात पिता थे, एक भाई था और थी उसकी मांदरी यायो। अपने अचरा के खूट में उसके सारे दुख गठिया लेती, और बाबू उनकी छाया में ही तो पनपी थी उसकी कला। वो कला जो पूरे बस्तर की पहचान थी, घड़वा कला अर्थात टेराकोटा की एक एक बारीकी, उसके एक एक रकरेशे को समझाया करते थे बाबू। वो बताते कि खांचा बांधने के लिए लता के किस हिस्से को कस लेने से खांचे का आकार सुंदर उठान लेता है। वो कहते, देख बेटा, एक बात गठिया ले, जितना सुंदर खांचा बनेगा मूरत भी उतना सुंदर बनेगा। उसने उनकी वो सीख गांठ बांध ली, तभी तो उसकी कला हांदापाड़ा को लांघ भोपाल और दिल्ली जा पहुंची थी। भारत भवन और कला निकेतन ने उसे कला गुरु बनने का न्योता दिया था, मगर अपने बस्तर से उसका जुड़ाव इतना गहरा था कि उसने वो न्योता ठुकरा दिया। एक छोटा भाई भी था, भीखमा। उसके बिना तो उसकी कला अधूरी ही थी। वो तो उसका दायां हाथ ही था। और मांदरी की तो बात ही और थी। आँच में तपे तांबे सी देह और मांदर सी ठनकती आवाज़। ये एक संयोग ही था कि उसका नाम मांदरी था और पहली बार वो उसे मांदरी नाच में मिली थी। लखमा ने मांदरी के ताल से कदम मिलाती अल्हड़ मांदरी को देखा तो देखता ही रह गया। उसका मन किया कि वो भी नाच में शामिल हो जाए, मगर वो मांदरी नृत्य था, उसमें लड़कों के लिए मांदर बजाना जरूरी था और उसके पास मांदर था ही नहीं। मांदर के बिना नृत्य में शामिल होना तो संभव ही नहीं था। सो वो इंतज़ार करने लगा कि कब नाच खत्म हो, और मगर नाच का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा था। मांदरी खत्म होते रेला नाच शुरू हो गया। रे रेला आयो रेला आ रेला आ, रे रेला आ रेला रेला ए, ढूंढरा ना दिब्बा लूने वत छिंदरे गाली बाना, रे रेला आ रेला रेला रे रेला। ये एक वर्षा गीत था। सो जंगल की धारासार बारिश की चमक मोटियारिनों के कदमों में उतर आई। रेला नाच के बाद चेलक और मोटियारिनों अर्थात युवक और युवतियों ने एक प्रणय गीत छेड़ दिया। फिर तो उनकी भंगिमाएं बदलने लगीं। छेड़छाड़ वाले इस गीत ने उसके भीतर तूफान सा उठा दिया और उसका मन बेकाबू सा हो उठा। मगर मांदरी उसके मन से बेखबर मस्ती में झूम रही थी। फिर गीत में नई नई कड़ियाँ जुड़ने लगीं और उसके इंतज़ार की घड़ियाँ और लंबी होती चली गईं। फिर भी वो हताश नहीं हुआ। उसने तो ठान लिया था कि कैसे भी हो आज बात तो करनी ही है। सो नाच खत्म होते ही उसके सामने जा खड़ा हुआ। ए सुन, हमारा नाम लखमा, तुम्हारा नाम? काहे, नाम जान के का करेगा? मांदरी ने उसे थाहाती नज़रों से देखा। ऐसेच जान पहचान करने को। मेरे को नहीं करने का जान पहचान, कहा और उस ओर चल पड़ी जिधर टिकली, फुंदरी और कंघी वाले पसरे अर्थात ज़मीन पर लगी दुकानें थीं। लखमा को ऐसे रूखे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सो कुछ देर अचकचाया सा खड़ा रहा। फिर ऐसे तो काम नहीं चलने का, सोचा और चल पड़ा उसी ओर। एक पसरे पर बसरतिया कंघी दिखी तो रुककर मोलियाने लगा। यूँ तो वो कंघी मोलिया रहा था, मगर उसके कान उस पसरे की ओर लगे थे जहाँ वो एक लाल फुंदरे अर्थात बालों में गूंथने का चुटीला को मुलिया रही थी। कुछ देर बाद उसने फुंदरे को रख दिया और आगे बढ़ गई। लखमा ने गौर किया, फुंदरा छोड़ते हुए उसके चेहरे पर उदासी उतर आई थी। वो तुरंत उस पसरे पर जा पहुंचा, बिना मुलियाए फुंदरा खरीद लिया। फिर अपनी पसंद की एक कंघी खरीदी। हमारा पुरखा लोग कितना अच्छा चलन चलाया कि बिना कुछ बोले कंघी दे के मन का बात बता सकते। आज मैं भी उसको एक कंघी सोचते हुए रईचुली अर्थात झूला की ओर बढ़ चला। रईचुली के इर्द गिर्द बहुत सी मोटियारिनें अपनी पारी का इंतजार कर रही थीं। लखमा की नज़रें उसे तलाशती रहीं। फिर तो उसे खोजते हुए पूरी मड़ई घूम आया, लेकिन वो कहीं नहीं नजर आई। उदास कदमों से वो अपने पसरे की ओर बढ़ा तो एकाएक मन लहक उठा। वो उसके पसरे पर खड़ी एक हिरण को निहारे जा रही थी। वो हिरण इतना जीवंत था कि लगता था मानो अभी कुनाचे भर उठेगा। कितना दाम? 25 टोंगा अर्थात रुपए, पसरे पर बैठे लड़के ने कहा। बहुत दाम बोलता। दाम तो सही च बोला,
बनाने में बहुत मेहनत लगता ना। फिर भी बोल, तू कितना बोलती। आवाज़ सुनकर वो पलटी। तू यहाँ भी? और बोल तो ऐसे रहा जैसे तूने बनाया इसको। मैं बोलूँ कि मैंने बनाया तो? कभी मुंह देखा अपना? नहीं ना, ना नदी में देख के आ। पलट कर जाने लगी तो लक्ष्मा ने बढ़कर राह रोक ली। विश्वास नहीं होता ना? चल शरत लग जाए, तू काल आना, मैं तेरा मूरत बनाएगा। माद्री ने उसे गौर से देखा। अच्छा, तो तू मेरा मूरत बनाएगा? और फिक से हंस पड़ी। उस हंसी से फूटते उपहास ने उसे इस कदर तिलमिला दिया कि उसने उसकी बाह पकड़ ली। तू क्या सोचता मैं गप मारता? अब तो तेरे को जरूर आना पड़ेगा, तेरे को बूढ़ा देव का क्रिया। माद्री सोच में पड़ गई। बूढ़ा देव का क्रिया? उसके देव बूढ़ा देव? उनकी कसम कोई साधारण कसम तो नहीं थी। बोल, किधर आना है? वो उधर का जंगल में, नदी किनारे। अब उसकी आवाज़ में कुछ नरमी थी। माद्री ने बुझे मन से हामी भर ली। बहुत हरियर और लचकीला कमचिल बनाना होगा, एकदम उसका देह माफिक। और डोरी का लता, उसको तो एकदम चेम्बर होना चाहिए। एक बार लपटे तो फिर। रात भर यही सब सोचता रहा। बनने वाला खांचा साधारण तो था नहीं, सो बड़े बेहनिया निकल पड़ा। वसंत का मौसम, सारा जंगल फूलों से आच्छादित था। यूं तो वहाँ सभी रंग मौजूद थे, मगर नदी के किनारे लाल और पीले फूलों की बहार थी। सघन वन के खूब भीतर बहती नदी, लाल और सागौन की शाखों पर झूलती लताएं उसके भीतर तक झुकाई थीं। लग रहा था जैसे वे अपनी अपनी सखी को रोक कर कुछ बतियाना चाहती हों। मगर नदी, वो तो इतनी उन्मुक्त थी कि मानो सल्फी अर्थात बस्तर का नशीला पेय पी के मता गई हो। सो उसकी उन्मुक्त तरंगें एक ऊंची चट्टान से टकराकर जोर से उछलती और खिलखिला कर लौट पड़ती। यहाँ ये चट्टान ऊपर वो तिरछ होके बैठेगा तो हाँ, ये जगह सही रहेगा, सोचा। फिर जंगल के और भीतर जाकर लताओं के तने और बांस काटा, बांस की पतली पतली कमचिलें बनाईं। अब उसे मांदरी का इंतज़ार था। रह रहकर उसकी नज़रें पगडंडी पर जाती और निराश होकर लौट आती। सूरज आसमान में चढ़ाया। जब वो दहक मारने लगा तो शायद वो नहीं आएगा। मेरे को लगा बूढ़ा देव का क्रिया से वो। फिर सोचा और उदास कदमों से लौट चला। अभी गांव की ओर मुड़ ही रहा था कि ए सुन, थोड़े थम तो। पीछे से आती आवाज़ के बढ़ते कदम थमके। मुड़कर देखते ही मन भंवरे सा गुंजार उठा। सलमा सितारे वाली साड़ी में लिपटी मांदरी उसके करीब आ खड़ी हुई। भौरे ने फिर गुंजार मारी, मगर उसने बरजा, अब भी नहीं, अब भी धीर धरने का। मेरे को देरी हो गया, वो महुआ बीनने को गया था ना। देरीच नहीं, अब तो बहुते देरी हो गया। तू महुआ इधर भी तो बीन सकती थी ना। देख कतना रुख है इधर। अपने शब्दों में रुखाई भरी। हाओ, मैं कल इधर ही आएगी। वो जाने को पलटी तो भंवरे ने टोका, ऐसे जाने देगा क्या? रोकना उसको और थोड़े थमना। चल, मैं आज तेरे को वो जगह दिखाता जहाँ तेरे को आना। तू मेरे को जगह दिखाएगा? मैं जानती नहीं का? यही नदी संग खेल के मैं मोटियारी हुई है। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला रे। मैं जानता तू सब जगह को जानती। मैं तो तेरे घड़वा के बारे में बताना मांगता ताकि काल तू आए तो मैं मूरत। उसने अपने बचाव में कला की ओट ली। अच्छा ये बात है, चल फिर उधरी चल। मेरे को वो जगह बहुते पसंद। तेरा नाम का रे? अब वो एकदम सहज हो गई। मड़ई में बताया था ना, भुला गई? लक्ष्मा नाम है मेरा। तेरा नाम? मांदरी। मांदरी खुली तो बातें भी चल निकली। गांव, घर, परिवार, समाज और घोटुल की बातें। घोटुल की बात चलते ही लक्ष्मा के मन में कौंधा, क्या ये घोटुल जानती है? घोटुल जानने वाली का अपनी जोड़ी भी तो होता। क्या इसका भी जोड़ी? सोचती नज़रों ने उसमें कुछ ठहाया। ऐसा लगता तो नहीं के? उसका मन किया पूछे, मगर नहीं, आज पूछता, जब मेरा मया बंधा जाएगा तब पूछेगा। सुन, काल ऐसे मत आना, माने ये चकमक लुगरा पोलखा पहन के नहीं आना। फिर अपना जुन्ना बाना में आने का, बस्तरिया लुगरा में। कहना तो चाहता था कि पुराने ज़माने की तरह बिना पोलखा के आना, लेकिन उसका मड़ई वाला वो तेवर याद आया, सो कहा नहीं। लक्ष्मा को कल का इंतज़ार था, जैसे 30 दिन बीता। रात आई,
वासंती मौसम था, उस पर पुन्नी अर्थात पूनम की रात। विकलता चरम लांग गई तो बाहर निकल आया। जंगल, डोंगरी अर्थात पहाड़ी, रुख, राई सब चांदनी में नहाए हुए थे। उसे पूनम की रात बहुत भाती थी, मगर उस रात कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। उसे तो बस रात के चले जाने का इंतज़ार था, मगर रात अनचाहे मेहमान सी ठहरी हुई थी। वो अपनी खोली में चला गया। नींद तो नहीं आनी थी, सो कभी इस करवट तो कभी उस करवट करते लखमा को मुर्गे की उस बांग ने राहत दी जो उसे पसंद ही नहीं थी। पहले मुर्गा जब भी बांगता उसका मन करता जाकर उसकी गर्दन ही मरोड़ दे, मगर उस रात कुकड़ू कू का स्वर उसे कोयल की कूक सा लगा। उसे सुनते ही वो झोपड़ी से बाहर आ गया। आकाश की ओर नजरें उठीं, मगर उसने चांद को न देख सूख तारा को देखा। उसे चमकते देख तसल्ली सी हुई। अपनी उपेक्षा देख चांद ने उल्हाना दिया। अच्छा, अपना मया के चंदा खातिर तू मेरे को भी भुला दिया? नहीं रे, ऐसा नहीं है। तेरे को कैसे भूलेगा मैं? अगला पुन्नी को मैं अपना चंदा संग तेरे छाँव में रहेगा पक्का। अरे लक्ष्मा, तू अकेला क्या बड़बड़ करता? को कुछू नहीं। बाबू की आवाज़ सुन लक्ष्मा हड़बड़ा सा गया। अभी बिहान नहीं हुआ, जा सूत जा। बाबू, मेरे को थोड़ा बाहर जाने अर्थात शौच जैसा लगता, मैं होके आता। उसने बहाना बनाया और चल पड़ा जंगल की ओर। महुए का रसीला मौसम था। फिजा टपकते महुओं की मादकता से सराबोर थी। कोई और समय होता तो वो रुक कर रस भरे महुए का रस लेता, मगर उस दिन तो महुए से भी गहरी मादकता का इंतज़ार था। सो सीधे नदी किनारे जा पहुंचा। कल वाली कमचिल और लताएं रखी थीं। मांदरी का मूरत खातिर तो ताज़ा कमचिल चाहिए, एकदम हरिहर, बिल्कुल उसका देह माफिक। सोचा और ताज़ी कमचिल बना लाया। जंगल के और भीतर जाकर ताज़ी लताएं भी तोड़ लाया। इंतज़ार के पल जब और आकुल हुए तो नदी में कूद पड़ा और विपरीत दिशा में तैरने लगा। उफनती लहरें उसे अपने संग बहा लेने को जोर मार रही थीं, मगर वो उसके जोर को अपने बाजुओं में भर उसके भीतर धंसता जा रहा था। देर तक उसके संग अटखेलियाँ करने के बाद बाहर आया। देखा मांदरी सामने थी, बिल्कुल उसकी चाहत की तस्वीर बनी। पोलखा रहित बस्तरिया लुगरा ने बेला डीला की चोटियों जैसे उसके उभार को और उभार दिया था। उसकी नज़रें उन चोटियों पर ठहर जाना चाहती थीं, मगर उसने उन्हें संभाला और, अरे तू कब आया? बेरा हुआ आके? मेरे को बुलाया काहे नहीं? तू नहाने में मस्त था। तू तो एकदमेज बही अर्थात पगली है रे। चल उधर वो पत्थर पे चलते। वो चट्टान की ओर बढ़ चला। तू ऐसे ही रहेगा? मांदरी ने कहा तो उसे याद आया वो अब तक लंगोटी में ही है। तेरे को देखा तो सब भुला गया, मैं बस अब भी आया। मूर्ति बनाने के लिए उसने मांदरी को उस चट्टान पर कुछ इस तरह लिटाया कि उसकी भंगिमा इतनी मोहक हो उठी कि वो देर तक अपलक निहारता ही रहा। का रे, ऐसा का देखता? मांदरी ने टोका तब होश आया। फिर उसने हरी कमचिल को उसी कोण में झुकाया जिस कोण में वो लेटी हुई थी। कमचिलों को लता डोर से बांध उसका खांचा बनाने में जुट गया। फिर तो कब दिन चढ़ा कब शाम आई उसे पता ही नहीं चला। शाम गहराने लगी तब मांदरी ने टोका, रात भर इधर ही रहने का है का? अरे मेरे को टेम का तो पता ही नहीं लगा। उसने खांचे को झाड़ियों के पीछे छिपाया और दोनों चल पड़े। काल भी ऐसे च आने का है का? हो, जब तक मुहूर्त पूरा नहीं होता ऐसे जाने का। मांदरी के मुख पर चिंता की झाई देख, काहे, कोनो बात है का? नहीं, बात तो नहीं है। फिर आज यायो पूछा कि मैं ऐसा जुन्ना चलन का लुगरा पहन के कहाँ जाती? फिर मैं का बोलता, बोला ऐसे च मन किया तो। फिर तो मुश्किल होगा। तू ऐसा करना, काले लुगरा को संग लेके आना, यहाँ आके पहन लेना। हाँ, मैं लुगरा संग लाएगी। मांदरी लुगरा और मालाएं साथ लेकर आने लगी। तिरछ होके लेटने में मालाएं अक्सर उलझ जाती, लक्ष्मा उन्हें सुलझाता। ये क्षण बहुत नज़दीकी क्षण होते, इतने नज़दीकी कि मांदरी की गमकती देह और उसकी गर्म सांसें उसके भीतर उतरने लगती। इन क्षणों में खुद को संभालना मुश्किल हो जाता और उसका मन भटक भटक जाता, मगर वो अपने मन को बरबस रोकता। वो महसूस रहा था इन क्षणों में अब मांदरी की चाहत भी होती कि फिर भी उसे उसकी पहल का इंतज़ार था।
काल से नहीं आने से भी चलेगा, बस इसको थोड़ी सुंदराना तो बाकी है, मैं कर लेगा। खांचा पूरे होने की बात सुन पलांश भर मांदरी के मुख पर उदासी की झाई से उतर आई। फिर भी उसने लखमा को ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे उसके मन की थाह लगती। लखमा का मन दरक गया। हर दिन की तरह उस दिन भी अपने अपने मोड़ मुड़ गए वे। बीते दिनों में लखमा की रातें सपनों से भरी होती। पुआल पर लेटते ही सपने आंखों में धमा चौकड़ी मचाने लगते, मगर उस रात सारे सपने गुमसुम से दुबके हुए थे। मुर्गे ने बांग देकर बिहान होने की सूचना दी, फिर भी वो लेटा ही रहा। जाने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर अनमन सा उठा और चल पड़ा। खांचा नदी के किनारे पड़ा था। पिछली शाम खांचा झाड़ी में छिपाना भूल गया था। लखमा उसके पास जा बैठा, उसे देर तक यूं ही निहारता रहा। ये तो कितना सुंदर दिखता। तू? लखमा की नजरें मुड़ी, उठी और उसके मुख पर जा ठहरी। सूरज की सुनहली किरणों ने उसके ग्रेनाइटी रूप में पीताभ रंग भर दिया था। उस पर उसका तिरछ खोपा अर्थात जूड़ा। लखमा को लगा जैसे वो दुल्हन हो, तेल हल्दी से झलमल झलमल करती दुल्हन। उसके मन में आया कि उसके जूड़े में वो कंघी खोंच दे। फिर नहीं, अभी नहीं, सोचकर मन को रोक लिया। का रे, तेरे को का लगा मैं नहीं आएगी? कैसे नहीं आती मैं? जो काम शुरू किया उसको पूरा करना जरूरी होता कि नहीं? चल अब जल्दी से इसको पूरा करते, मैं लुगरा पहन के आती। वो झाड़ी की ओर बढ़ी, फिर कुछ थमकी, पलट कर उसकी ओर कुछ ऐसे देखा कि लखमा ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। फिर हौले से उसे अपने और करीब ले उसके जूड़े में वो कंघी खोंच दी। कुछ देर निहारता रहा उसे, फिर उसके कान की लव पर अपने होंठ रखे तो वो एक झपाटे से पलटी और नागिन सी बल खाकर लिपट गई। फिर तो उस दिन उसकी मालाएं बार बार उलझती रहीं और लखमा उन्हें सुलझाता रहा। बेला डीला सी उसकी ऊंचाई और गहराई में डूबते उतराते दोपहर ढल चली। फिर दिन भी ढल गया। लखमा ने आसमान में इटलाते चांद देखकर मिल्की अर्थात आंख मारी, फिर अपने चांद की चांदनी में डूबता चला गया। खांचा बन गया। उसकी एक एक गढ़न में मांदरी थी, जैसे वो खुद ही उसमें समा गई हो। वो जानती थी कि ये मूर्ति नहीं, मूर्ति का खांचा ही है। सो जानना चाहती थी कि अब आगे क्या होगा। तू खांचा तो बना लिया, अब मूर्त कैसे बनाएगा? थोड़ा दिन इसको यहीं रखेगा, फिर मैं इसको घर लेके जाएगा, इस पे छुई माटी लेप करेगा, फिर आग में पकाएगा जैसे माटी का बर्तन पकाते ना वैसा, फिर इसको मड़ई में बेच देगा। मांदरी की आंखें उदास हो आईं। ना को, ऐसा कैसे बोला तू? तू मेरा करेजा है रे, तेरे को मैं बेचेगा? ना, ऐसा कभी नहीं होएगा। मैं तो इसके संग संग तेरे को भी अपना घर ले जाएगा, हरदी लेप के, समझा? कहते लखमा ने उसे अपने में समो लिया। लखमा खांचा को घर ले गया, उस पर पीली मिट्टी की परतें चढ़ाई, आँच में पकाकर उसे खूबसूरत मूरत में ढाल दिया। मगर मांदरी, उसका इंतज़ार ही रह गया। लखमा की हल्दी नहीं चढ़ी उसकी देह पर। उसके हिस्से की हल्दी में चूना जो पड़ गया था, मार्गरेट नाम के चूने ने उसकी हल्दी का रंग ही बदल दिया, और लखमा का भी। फिर तो मांदरी की मूरत सिर्फ बिकी ही नहीं, बाकायदा नीलाम भी हुई। मांदरी की वही मूरत अब लंदन आर्ट गैलरी की शान थी, जहाँ लोग पाउंड देकर उसकी देह को छूते, निहारते और आगे बढ़ जाते। लखमा अब वो बस्तर का लखमा नहीं, लखी साइमन था, यूके घड़वा आर्ट का प्रोप्राइटर। पद, पैसा और प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास, लेकिन सुकून नहीं था। सब कुछ पाने के बाद भी उसे लगता उसने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं वो मूर्ति संग बस्तर से लंदन आ गया, फिर मेरा देश, मेरा बस्तर और उसका माटी, वो माटी का माटीपन तो वहीं छूट गया। मैं ही छोड़ आया सब। तब तो मेरा ऊपर नशा चढ़ा था। आज लगता कि धोखा दिया मैं अपना देश को, अपना माटी को और मांदरी को। फिर तब तो मेरे को खाली मार्गरेट दिखाई देता था, फिर अब तो वो। सोचते लखमा की आंखों में पहले वाली मार्गरेट उतरने लगी। अपने दोस्तों के साथ भारत भ्रमण करने आई मार्गरेट को बस्तर का हांदावाड़ा और लखमा दोनों भाग गए थे, मगर लखमा का मन तो मांदरी में रचा बसा था। सो मार्गरेट के प्रणय निवेदन को नकार दिया उसने। लेकिन मार्गरेट तो मार्गरेट थी। वो जीवन को जीवन की तरह नहीं, जिद की तरह जीती थी।
सो ठान लिया कि वो लखमा को हासिल करके रहेगी। इस जिद में उसका साथ दिया उसके पाउंड ने। गरीब आदिवासी परिवार जो रुपए के लिए तरसता था, उसके लिए तो पाउंड का सपना भी सपना था। मगर वही पाउंड जब हकीकत बन यायो की हथेली पर आ विराजा तो मार्गरेट ने अपना वॉलेट यायो की हथेली पर रख दिया। यायो बाबू खुशी से कुलक उठे। लखमा को मार्गरेट का ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, लेकिन यायो बाबू तो राजी थे। फिर तो मार्गरेट ने उसके घर को अपना डेरा ही बना लिया। अब तो 24 घंटे का साथ था। कभी कला की बारीकी समझने के बहाने तो कभी जंगल घूमते हुए वो करीब आने की कोशिश करती। लखमा उसकी जिद बन गया था। अपनी जिद के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को कटिबद्ध थी। उसने देह को हथियार बना लिया। वो जंगल के एकांत में कुछ ऐसा करती कि लखमा के लिए अपने को संभालना मुश्किल हो जाता। कहते हैं देह की आंच में लोहा भी गल जाता है। फिर लखमा तो पुरुष था। मार्गरेट ने मांदरी की हल्दी हथिया ली। यायो बाबू ब्याह के लिए राजी नहीं थे, मगर अब लखमा राजी था। बस्तरिया रीत रिवाज से ब्याह हुआ और लखमा की दुल्हन बन गई मार्गरेट। ये सब मार्गरेट के लिए एक थ्रिल था, लेकिन लखमा, वो तो मार्गरेट के रंग में इस कदर डूबा हुआ था कि अपनी माटी और मांदरी दोनों को छोड़ उसके देश चला गया। सुनकर लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। लखमा जैसा माटी का मितान, जिसने दिल्ली सरकार का प्रस्ताव तक ठुकरा दिया था, वही लखमा अपना गांव ही नहीं देश भी छोड़ गया। यायो बाबू के दुख का तो और छोड़ न रहा। वो क्षण को कोसते रहे जब उन्होंने मार्गरेट को अपने घर में पनाह दी। मार्गरेट के देश जाकर लखमा का कितना कुछ बदल गया था। सबसे पहले बदला था मार्गरेट से उसका रिश्ता। अब वो पत्नी से मालकिन बन गई थी। लंदन आर्ट सेंटर मार्गरेट का था और लखमा उसमें काम करने वाला कामगर। मगर इसका एहसास कहाँ था उसे। वो जवान दिन थे, उन दिनों कुछ नहीं महसूस हुआ उसने। मगर अब आंखों में उभरता एक द्वार जो उसके दासत्व का प्रवेश द्वार था। बहुत खूबसूरत जगर मगर करता द्वार, लेकिन भीतर रोशनी के आवरण में लिपटा था स्याह अंधेरा। इतना स्याह कि उसमें उसका बहुत कुछ मिला गया। उसका वो नाम जो उसके परिवार से नाल आबद्ध था, उसके बूढ़े बाबू सखमा ने दिया था ये नाम। ये केवल नाम नहीं था, उसका अस्तित्व था, पहचान था उसकी। यहाँ आकर उसकी वही पहचान छिन गई थी। छिन गया था उसका अपना गांव जो उसके भीतर धड़कता था, और छिन गया था उसके हृदय का पानी, वो पानी जिससे उसकी कला की माटी नम होती थी। सूख कर दरकने लगी थी उसकी कला, और अब तो उस दरकन के भीतर करकन भी भरने लगी थी। वो करक लखी को हरदम बेचैन किए रहती। वो सोचता, मेरी माटी, मेरे बाबू और मेरी मांदरी ने मेरे लिए इतना कुछ दिया, मगर मैंने क्या दिया उनको? उनकी ही आह लगी है मेरे को, तभी तो यहाँ आने के बाद कुछ बड़ा रच नहीं पाया। उसका मन छटपटा रहा था कि वो एक बार, बस एक बार उनसे वो ऋण होना चाहता था, अपनी माटी के उस ऋण से जिसने उसे कुछ गढ़ना सिखाया था। यायो बाबू के स्नेह का तो कोई प्रतिदान ही नहीं था, लेकिन माफ़ी तो मांग ही सकता था। और मांदरी, उसके साथ किए धोखे की कोई क्षमा थी ही नहीं। फिर भी वो चाहता था कि वो एक बार, बस एक बार उससे मिलकर, मगर उसे मालूम था उसके लिए मुमकिन नहीं। इसीलिए तो चाहता था कि जेनी इंडिया टूर के साथ ही उसके गांव भी जाए, मांदरी को उसकी मूरत की अनुकृति सौंप मांग लाए उससे बूंद भर पानी। लखी जेनी से कहता था कि वो मांदरी से उसकी ओर से क्षमा मांग ले, लेकिन उसने क्षमा की चाहना नहीं की। वो जानता था पानी का मर्म, उसने अपनी गुरु दक्षिणा में इसे ही मांगा ताकि लौट सके उसकी कला की खोई नमी, लौट सके उसके भीतर का माटीपन। लखी सर, मांदरी माँ अभी भी तुम्हारा वेट करता? नो, हमारा लोग में औरत लोग वेट नहीं करता। हमारा उधर आदमी औरत सब बरोबर होता, कोई किसी का खातिर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करता। फिर मेरे जैसा धोखा देने वाले का वेट काहे को करेगा? अटेंशन प्लीज़। बोर्डिंग की घोषणा से जेनी की तंद्रा टूटी और जेनी इंडियन एयरलाइंस के काउंटर की ओर बढ़ चली। इंडिया आकर जेनी विविध रंगी भारत के रंगों में खो ही गई। अब तक उसने सिर्फ एक त्रिवेणी के बारे में ही सुन रखा था, गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी, लेकिन यहाँ
यहाँ तो धर्म, दर्शन और कला की त्रिवेणी के समानांतर और भी न जाने कितनी कितनी त्रिवेणियाँ प्रवाहित थीं। सो वो पहले कहाँ जाए, यह तय कर पाना मुश्किल हुआ तो उसने भारत दर्शन की किताब ले ली। उसमें राजस्थान के सौंदर्य का इतना आकर्षक विवरण था कि वो राजस्थान की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर तो अकचक ही रह गई। वहाँ की फिजा में एक ओर महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का शौर्य और त्याग था, तो दूसरी ओर प्रेम की पराकाष्ठा को छूती प्रेम कहानियाँ थीं। राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कहानी सुन जेनी को एक बारगी विश्वास ही नहीं हुआ। कोई किसी को देखे बिना कैसे इतना प्रेम भी कर सकता है कि उसके लिए अपना राजपाट और पत्नी सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। और पद्मिनी, उसका रतन सेन के लिए जौहर कर लेना, कोई किसी के लिए कैसे? दूसरी ओर मीरा का प्रेम, वो तो उसके लिए और भी अविश्वसनीय था। मीरा का प्रेम जिस उदात्त भावभूमि पर था, उस तक तो उसकी कल्पना की भी पहुंच नहीं थी। वो वहां तक कभी पहुंचती ही नहीं यदि उसे हरि न मिलता। हरि ने उसे मीरा ही नहीं, राधा कृष्ण और गोपियों के प्रेम के बारे में भी बताया। उसने इस्कॉन समुदाय से अपने जुड़ने और हैरिसन से लेकर हरि बन जाने की कथा भी सुनाई। फिर राधा कृष्ण और गोपियों की प्रेम पगी कहानी कुछ इस अंदाज में बयां की कि जेनी उसके साथ निकल पड़ी वृंदावन की ओर। वृंदावन, अब वो वृंदावन नहीं था जिसे सूरदास ने रचा था, जहाँ कृष्ण राधा का मिलन महारास था और उनका बिछोह भ्रमर गीत। अब तो राधा कृष्ण के प्रेम भी एक बाजार था। उस बाजार में कृष्ण की पटकी और राधा की चोली थी। प्रेम अब आत्मा का नहीं, देह का वायस था। भोग बनकर रह गया था प्रेम। सो राधा कृष्ण का नाम अब आस्था नहीं, एक थ्रिल था जो लोगों की देह में अनोखी झंझनाहट पैदा कर रहा था। जेनी ने देखा एक गली में एक हरियल सैलाब उमड़ता जा रहा था। वॉट इज दिस? टुडे हरियाली तीज, बिग फेस्टिवल, आनंद उत्सव। जेनी ने देखा उस आनंद उत्सव को जहाँ मस्ती का सैलाब अपने पूरे उफान पर था। नाच गान और उछाल के साथ अध्यात्म की चाशनी में पगासा। उसका देश ना होते हुए भी उसे अपने देश जैसा ही लगा। सो उसने दुकान से गोपी ड्रेस और पटकी खरीदी, राधा का वेश धरा और हरि का हाथ थाम उस सैलाब में समा गई। मंदिर को जाने वाली सकरी सी गली और फनता जनसागर, जहाँ आदमी के हिलने डुलने की भी जगह नहीं थी, वहाँ लोग एक दूसरे के देह से रगड़ खाते हुए भी नाचने में संलग्न थे। वहाँ स्पर्श का कोई फर्क ही नहीं था। स्त्री पुरुष का भेद ही मिट गया था। मस्ती में डूबता उतरा था समूह मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। वहां पहुंचकर और भी लोग शामिल हो गए। पुजारियों और युवा कथा वाचकों के नृत्य ने तो समा ही बांध दिया। रात भर नाच गान की मस्ती चलती रही। बीच बीच में प्रसादी और भांग मिली ठंडाई आती। लोग प्रसादी खाते, ठंडाई पीते और फिर नाचने लगते। जिस जोड़े की देह उफान मारती वो अपने ठिकाने का रुख करता। सो जेनी और हरि भी ठिकाने पर जा पहुँचे। फिर तो बस प्रेम था और थे वे। फिर ये रोज की चर्या ही बन गया। प्रेम की यवना में अवगाहन करती जेनी को याद ही नहीं रहा कि उसे हांदा पाड़ा भी जाना है। लकी इंतज़ार में था, सो नज़रें हर पल उसके फ़ोन के इंतज़ार में रहती। लेकिन इंतज़ार के दिन थे कि बिताए ना बीतते। जब बहुत दिनों तक जेनी का फ़ोन नहीं आया तो मैंने हांदा पाड़ा का ठीक ठीक एड्रेस दिया था, गांव का मैप भी दिया था। पहुंचने में दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। फिर कहीं मेरा गांव, मेरा हांदा पाड़ा चेंज तो नहीं हो गया? ये तो ग्लोबल विलेज का ज़माना है, तो मेरा गांव भी तो बदल गया होगा। बेचारा जेनी गांव खोज खोज के परेशान होगा। मैं आज रात फ़ोन करेगा। फिर मार्गरेट, वो तो मेरे संग रहेगा। फिर भी कैसा भी करके आज मैं उसको फ़ोन करेगा। सोचता लकी रात का इंतज़ार करने लगा। लेकिन रात तो जाने कहाँ अटक गई थी। लग रहा था जैसे उस दिन सूरज पूरब और पश्चिम के बीच में ही कहीं अड़ गया हो। लकी कभी मोबाइल में समय देखता तो कभी आसमान में। लंबे इंतज़ार के बाद रात के आने की आहट आई। लेकिन लकी अभी भी प्रतीक्षारत था। उसे प्रतीक्षा थी कि कब मार्गरेट अपने रूम की लाइट ऑफ करे और वो जेनी को कॉल करे। बहुत देर बाद लाइट ऑफ हुई और लकी अपने बाथरूम जा घुसा। झटपट जेनी का नंबर मिलाया। उसका फ़ोन कवरेज एरिया के बाहर आया। कई बार कोशिश करने के बाद भी बात नहीं हो सकी। ये जेनी भी वहाँ जाके ऊँहच का हो गया। उसको याद भी नहीं कि मैं
सोचकर खींच सी उठी। फिर ऐसा भी तो हो सकता कि तेरा बस्तर में नेटवर्क का टोटा हो, वो यही छुएगा, सोचा और जेनी को मैसेज किया। फिर नज़रें बार बार मैसेज पर ब्लू टिक तलाशती रहीं, लेकिन निराशा ही हाथ रही। वाइन, भांग और प्रेम की मदहोशी में डूबी जेनी को ना अपना होश था ना मोबाइल का। चढ़ती दोपहर उसका होश लौटा। व्हाट्सएप पर लखी सर का नाम देख गुरु दक्षिणा वाली बात दिमाग में लौक उठी। पछतावा इतना हुआ कि उसने मैसेज का कोई जवाब ही नहीं दिया और अगले दिन अल सुबह हांदापाड़ा बस्तर की ओर निकल पड़ी। मगर हांदापाड़ा बहुत करीब तो था नहीं, हजारों किलोमीटर दूर था। सो रायपुर तक ट्रेन से, फिर वहाँ से बाई रोड सफ़र कर अधरतिया में नारायणपुर पहुँची। सुबह हांदापाड़ा के लिए सवारी तलाशी, लेकिन वहाँ तक सवारी कोई जाती ही नहीं थी। सो कोई टैक्सी जाने को तैयार नहीं थी। जेनी चकित। देश में विकास की गंगा बहा देने का दावा करने वाले लोगों के लिए हांदापाड़ा तो देश के नक्शे में कहीं था ही नहीं। सो एक नकार सा था हांदापाड़ा के लिए। बहुत मुश्किल से एक ऑटो वाला तैयार हुआ। रास्ता किसी ज़माने में वो सड़क बनी होगी, मगर अब उसका नामो निशान नहीं था। सो गड्ढों को थाहता ऑटो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी इस कोशिश में बाधा डाल रही थी झाड़ियाँ जो अपनी हदें फांद बीच सड़क तक बढ़ाई थीं। ऑटो उससे बचता बचाता आगे बढ़ ही रहा था कि कुछ लताएं चक्के में आ लिपटीं। ऑटो की रफ्तार थम गई। घना जंगल, अनजान डगर और दूर दूर तक कोई नहीं। ऐसे में दूर से आती सियार की आवाज़ उसे और भयंकारी बना रही थी। जेनी ने कभी जंगल न देखे हों ऐसा नहीं था, लेकिन इतना घना जंगल जहाँ दिन में भी रात का साया हो, उसने कभी नहीं देखा था। ऊपर से सवारी भी ऑटो की, वो दोनों ओर से खुला था, सो किसी जानवर के आक्रमण से बच पाना तो नामुमकिन ही था। बस्तर के जंगल का भी अपना अलग ही मिजाज है। कभी वो ऐसा मृदुल राग छेड़ता है कि मन के कोमल तार झनक उठें, तो कभी इतनी जोर से सनसनाता है कि दिल ही दहल जाए। इस समय कुछ ऐसी सनसनाती सी हवा चल रही थी कि लग रहा था जैसे किसी भुतही फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हो। ऑटो चालक तो अभ्यस्त था, सो वो चक्के में अलजी लताएं निकालने में संलग्न था, लेकिन जेनी, सनसनाती हवा में उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसे कभी किसी स्त्री का करुण विलाप सुनाई देता तो कभी अट्टहास। सो ढलान की ओर चलता दिन जेनी के मन में भय की लहरें उठाने लगा। और कितना देर लगेगा? मैडम, ये बेल तो चक्का में नागिन के माफिक लपट गया। फिर भी मैं कोशिश कर रहा, डराने का कोनो बात नहीं है, मैं है ना। ऑटो चालक ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन जेनी का मन, वो तो भय के चंगुल में अरझा हुआ था। वैसे कोई ईश्वर को याद करे ना करे, लेकिन संकट में तो उसे ही याद करता है। सो जब भय ने अपनी जकड़ और बढ़ाई तो उसका हाथ अपनी चेन पर जा पहुंचा। क्रॉस हाथ में आते ही मन को एक सहारा सा मिला, लेकिन चौकन्नी नज़रें हर आहट को टोहती रहीं। बहुत मशक्क़त के बाद चक्के झाड़ियों से मुक्त हुए। हेडलाइट की पीली रोशनी से अंधेरे को तहाता ऑटो मंजिल की ओर बढ़ चला, लेकिन उस राह पर रफ्तार लेना आसान न था और हांदापाड़ा पहुंचने से बहुत पहले वो राह भी एक पतली पगडंडी में विलीन हो गई। मैडम, गांव के भीतर ऑटो जाएगा नहीं, पैदल जाना होएगा। जंगल की बीहड़ राह, उस पर ऑटो की सवारी, देह की चूलें हिल गई थीं। फिर भी मंजिल तक तो पहुंचना था ही, सो चल पड़ी। अंधेरी रात, अधरतिया का समय और खड़ी चढ़ाई। मोबाइल की क्षीण सी रोशनी में देर तक चलने के बाद जब गांव ने झलकी मारी तो ऑटो चालक ने पता पूछा। उसने लखी के पिता का नाम बताया। गांव में उसके घर तक पहुंचने के लिए वो नाम ही काफ़ी था, लेकिन इस समय तो गांव सोया हुआ था। ऐसे में पता पूछते भी तो किससे? मैडम, कोनो और निशानी? मेरा मतलब कोनो रुख या के और कुछ? लखी सर ने ऐसा कुछ तो बताया नहीं। वो तो बोला उसका फादर को सब जानता। सोचती जेनी परेशान हो उठी कि अब क्या होगा। मैं तो लखी सर को सरप्राइज़ देना मांगता, मगर अब? जेनी लखी से हुई अपनी बातचीत खंगालने लगी। देर तक सोचने के बाद एक सिरा पकड़ में आया। वो हाउस के पास बोड़गढ़ का टेरी होटा। बोड़गढ़ माने बोड़ रुख? वो समझ तो नहीं पाई कि बोड़ रुख माने बरगद है, फिर भी उसने हामी भर दी।
गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन घर दूर दूर छितरे हुए थे। गांव में तमाम पेड़ थे, हर घर पेड़ों से घिरा हुआ था, लेकिन बरगद का पेड़ नहीं दिखा। अब वे गांव के आखिरी छोर पर थे, वहां से आगे और घना जंगल था। मैडम, अब इधर तो कोनो घर है नहीं, वापस चलें? ओके, जेनी ने बुझे मन से कहा और दोनों लौट चले। ये तो सिटी चला जाएगा और मैं निराश जेनी तय नहीं कर पा रही थी कि अब क्या करें। ऐसी अंधेरी और सन्नाटे भरी रात में रुकने की हिम्मत नहीं थी और यूं लौट जाने को मन तैयार नहीं था। तभी एक झोपड़ी के पीछोत में एक आदमी दिखा, जेनी को जैसे परुआ धन मिल गया हो। हे मैन, उसने आवाज़ दी और तेजी से ओर लपकी। वो आदमी कुछ छिटका, फिर झोपड़ी की ओर बढ़ चला। जय जोहार तम्मू, ऑटो चालक ने अभिवादन किया। जय जोहार तम्मू। दोखमा साय का घर किधर है? यही घर है, फिर क्या काम है? ये मैडम दूर देश से आया तुम्हारा घर। हमारा घर? इसको बोलो हमारा घर में इसका कोई ज़रूरत नहीं। वो भीतर जाने लगा। जेनी ने उसकी राह छींक ली। हम लकी सर का मैसेज लाया। हम लोगों को उसका कोई मैसेज वैसेज नहीं चाहिए। क्या हुआ रे भिकमा, इतना रात में कौन आ गया? बातचीत सुन दोखमा बाहर आया। बाबो, ये बोलती तम्मू अर्थात भाई भेजा इसको। लक्की पटोया? सोचकर मन की सूखी घास हरियाने लगी, मगर उसी क्षण आंखों में उभर आई उसकी वो छवि जिसने स्नेह के सारे तंतु नोच लिए थे। और बोल दे इसको लौट जाए यहाँ से, हमको किसी का संदेशा नहीं मांगता, चल बेटा। उसने भीकमा का हाथ पकड़ा और भीतर चला गया। बड़ा आया संदेशा पठोने वाला। कौन सा संदेशा आया रे? लखमा के याओ ने पूछा, लेकिन उसे जवाब न देकर वो बड़बड़ाया। जाने का बखत था, हमारे बारे में सोचा नहीं, अब इतना बरस बाद मया जागा उसको। किसका मया जागा? तू कौन का बात करता? लखमा का, और कौन का? मेरा लखमा संदेशा भेजा? कहती दरवाजे की ओर दौड़ी। नहीं, बाहर नहीं जाने का, मैं बोल दिया, हमको उसका संदेशा नहीं मांगता। दुखमा ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। ऐसे कैसे, हमारा पिला होता वो। अपना हाथ छुड़ाया और बाहर लपकी। जेनी आठों में बैठने वाली थी, पीछे से उसका स्कर्ट खींचा। तू मेरा लखमा का संदेश लाया? क्या बोला मेरा लखमा? जेनी ने देखा एक जीर्ण काया सामने थी और उसकी आंखों में जुगनू झिलमिला रहे थे। जेनी ने कुछ देर पहले दोखमा की आंखों में भी एक लौंक देखी थी, मगर वो क्षण भर में बुझ गई थी। जेनी दोनों लौंक का अंतर समझ न सकी, नहीं समझ सकी कि वो लौंक पिता के स्नेह की लौंक थी जिसे बेटे के उस फैसले की शीत ने क्षण मात्र में बुझा दिया था, लेकिन इन आंखों की लौंक गोरसी में दबी ममता की लौंक थी जो संदेश की हवा पाकर और लहक उठी। बेटे का संदेश लेकर आने वाली जेनी इस समय उसके लिए बेटे से कतई कम नहीं थी। सो उसका हाथ थाम उसे सीने से लगा लिया, देर तक लिपटाए रही, फिर चल भीतर चल। झोपड़ी में प्रवेश करते ही कुछ मूर्तियां नजर आईं। दीपक की क्षीण रोशनी में भी वो दमक रही थीं। ये मेरा लखमा बनाया। वाओ, अभी तक इतना सुंदर दिखता, लगता अभी बनाया। यायो इसको रोज सफाई करती, रंग उतरता तो रंगती, पीछे खड़ी युवती ने कहा। जेनी ने देखा एक स्त्री यायो के पीछे आ खड़ी हुई थी। उसे देख जेनी को लगा जैसे उसने अपनी जवानी को जबरिया पीछे ढकेल प्रौढ़ता ओढ़ ली हो। ये मेरा बहू, लखमा बहू। लखी सर का बहू? मानी मादरी माँ? लखी सर तो बोला उसका इधर का लेडी, बट ये तो उसका फैमिली जैसा। सोचती जेनी ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ एक कुम्हलाई सी प्रतीक्षा ठहरी हुई थी। जेनी उस घर की मेहमान हुई। मांदरी के मन की मिट्टी तो अभी भी नम ही थी, सो वो अक्सर लखमा की बातें करती, उसके बारे में जेनी से पूछती। गांव में एक पहाड़ी थी जहाँ नेटवर्क मिलता था, वो उसे उस पहाड़ी पर ले जाती। जेनी लखमा से बात करती और वो चुपचाप उसकी आवाज़ सुनती। जेनी को आश्चर्य होता, अपनी उपेक्षा के बाद भी कोई किसी को इस कदर चाहे कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी बन उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ले। कैसे? सो उसने एक दिन पूछा। लखी सर बोलता, हमारा लोग में भी औरत को भी बराबर का राइट होता, वो भी दूसरा शादी बना सकता, पर तुम? लखी सर तुम्हारा संग तो शादी भी नहीं बनाया, तब भी तुम?
उसका वास्ता अपनी लाइफ। मांद्री देर तक उसे देखती रही। वास्तव में वो उसे नहीं अपने भीतर देख रही थी, अपना मन तहा रही थी। सो देर तक चुप ही रही। फिर कभी कभी आपका नहीं इसका चलता कहकर उसने अपने दिल पर हाथ रखा। जेनी कुछ देर आवाक सी उसे देखती रही। प्रेम का ये रूप उसके लिए अविश्वसनीय था, लेकिन यहाँ अविश्वास के लिए कोई जगह थी ही कहाँ। सो ओ माद्री माँ, आई लव यू कहती उससे लिपट गई। घर के सब लोगों ने लखमा के संदेश को स्वीकार लिया था, लेकिन दोखमा, उसे ना तो लखमा का संदेश स्वीकार था और ना ही जेनी। सो उससे कन्नी काटता रहा। जेनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे दूरी ही बनाए रखता। लेकिन जेनी, उसे तो उनसे चाहिए थी चुटकी भर वो माटी जो उसके लखी सर की गुरु दक्षिणा थी। सो मौका तलाशती रहती, घर और बाहर उनका संग धरने की कोशिश करती। सो जब दोखमा घर में होता वो लखी की चर्चा चला देती। जेनी ने गौर किया, पहले लखी की चर्चा छिड़ते ही वो वहाँ से खिसक लेता, फिर उसका मन बदलने लगा। अब वो कनखियों से जेनी को देखता, न सुनने के बहाने से उसकी बातें सुनता। सो जेनी को भी सही मौके की तलाश थी और एक दिन वो मौका मिल गया। जेनी ने देखा दोखमा एक मूर्ति को टक मार कर निहारे जा रहा था। कितना अच्छा मूर्ति है, दोखमा ने जवाब नहीं दिया। जेनी का हौसला बढ़ा, वो उसके करीब जा बैठी। लखी सर ने बनाया? हाउ। कुछ देर खामोशी रही। फिर, ये जितना मूर्त है ना, सब मेरा लखमा बनाया। तेरे को मालूम वो बहुत बड़ा कलाकार होता था, फिर अब तो वो, कहते आंखें पनियाँ आईं। सच्ची मेरे को याद करता वो? यस, तुम्हारा लिए रोता, माफ़ी मांगा तुमसे, बहुत दुख करता, कोई मूर्त भी नहीं बना सकता। पगला है वो, कहते हुए आंखें उफनती, भावनाओं को संभाल न सकी और आंसुओं की धार छूट चली। देर तक रोता रहा। फिर, वो मेरा पीला है, मैं तो उसको बहुत पहले माफ़ कर दिया, उसको बोलना अपना काम में मन लगाए। लखी सर बोला, मेरा बाबू मेरा गुरु, उसका हाथ से चुटकी भर माटी मांग के लाना, वही मेरा माफ़ी होएगा। वो मेरे से चुटकी भर माटी मांगता, तू जाके बोलना मैं उसको अपना बस्तर का पूरा माटी देता। उसका कलाकार आगू बाढ़े, गांव का नाम करे, मेरे को और का चाहिए। कहते आंखें फिर पनियाँ आईं। नहीं रोते नहीं, जेनी ने दोखमा को अपने से लिपटा लिया। उस रात जेनी ने कॉल नहीं, वीडियो कॉल किया। लखी सर, बाबू का माफ़ी मिल गया और माटी, तुम चौटकी भर माटी मांगा, वो पूरे बस्तर तुम्हारा नाम कर दिया। वो तुम्हारे लिए विश करता और उनका विश तुम हो। तुम वापस आ जाओ। और मांजरी माँ, बूढ़ भर पानी नहीं, अपना पूरा प्रेम दे दिया तुमको, तुम्हारा वाइफ बन के तुम्हारे घर में रहता। देखो। जेनी ने कैमरा घुमाया। अब स्क्रीन पर चेहरे नहीं, आंसू की धाराएं थीं। ना जाने कब तक धाराएं बहती रहीं। वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। मांद्री फिर भी स्क्रीन को निहारती रही और लखमा, वो भी देर तक उस स्क्रीन को ही निहार रहा था जहाँ कुछ देर पहले उसकी। देर तक निहारता रहा उसे। फिर उसके दृढ़ कदम मार्गरेट के रूम की ओर बढ़ चले। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर उर्मिला शुक्ल की लिखी हुई कहानी चुटकी भर माटी। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।